जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 इंजाइम पढ़ रहे थे। इसमें अब नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम। फैक्टर्स कहते हैं अवामल। कौन से अवामल हैं जो कि इंजाइम की कारकर्दगी पर असर डालते हैं। ठीक है, वो इंजाइम की एक्टिविटी को तेज करते हैं या आहिस्ता करते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर है हमारे सिलेबस में। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच और तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो पहले नंबर पे टेम्परेचर। तो जितने भी इंजाइम हैं, एवरी इंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट। जितने भी इंजाइम हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर। उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक खास टेम्परेचर तक उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया, विच इज नाउन एज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद आपकी एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप साथ लिखेंगे डिफाइन ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, या हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम वर्क करते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है जिसके ऊपर वो हाईली स्पीड से काम करेंगे, विच इज अ 30-70। ठीक है, या आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजाइम इज, आगे एमसीक्यूज में लिखा हो 35, 37, 38। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो डी नेचुरेशन क्या होता है। डी नेचुरेशन जो है, अब हमने कहा जो जो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक खास टेम्परेचर पर उसको हमने नाम दिया था ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा जी, बात कर रहे थे कि यहाँ पे टर्म है व्हाट इज डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डी नेचुरेशन किसे कहते हैं। तो जो जो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, जो एंजाइम का रेट है, उनकी रफ्तार वो भी बढ़ती जाएगी। इसको हम कॉमनली एक ग्राफ से समझेंगे। ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें इस साइड की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50, और ऊपर की तरफ यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एंजाइम का रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी, तो जो जो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं रेट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अप टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसको हमने नाम दिया था ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंजाइम का जो रिएक्शन है वो सडन क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है। इस अमल को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो इसकी डिफाइन करेंगे व्हेन टेम्परेचर इज रेज वेल अबव ऑप्टिमम। जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़े, हीट ब्रेक द बॉन्ड इन एंजाइमल। हीट क्या करेगी, एंजाइम के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने लग जाएगी। अब हमने कहा था कि एंजाइम की जो शेप थी वो कैसी थी, विच इज अ 3D, 3 डायमेंशनल एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो टूटने लग जाए। द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट। एंजाइम की गोल शक्ल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, कार्डिन। इससे क्या इफेक्ट होगा कि सडन डिक्रीज, कम हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा ऑफ रिएक्शन। जी, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जी विच इज अ पीएच। तो पीएच स्टैंड फॉर कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयंस की कितनी मिकदार है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो क्लासेस में हमने 8 क्लास में हमने पढ़ा था पीएच स्केल। उस स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन थी फ्रॉम 0 to 14। तो अगर पीएच 7 आती है किसी सॉल्यूशन की तो वो न्यूट्रल होता था। अगर पीएच 7 से कम होती थी तो वो एसिड होता था, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा होती थी
तो वो बेस या अल्कली होता था, अल्कलाइन कहते हैं। तो तमाम एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंजाइम आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हसास हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन की आयन्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उनकी जो एक्टिविटी है वो भी मुतासर हो जाती है। तो डिफाइन है ऑल एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, तमाम एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं एट आ स्पेसिफिक पीएच, एक ख़ास पीएच पर। उस पीएच को हम नाम देंगे ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर था इस तरह वही डिफाइन है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी है, चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनोस। आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड से मुराद है जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है। इस एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है जिस और उस चार्ज के मुताबिक इसके साथ आके जुड़ता है सबस्ट्रेट। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है तो ये चार्ज भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता और रिएक्शन नहीं हो पाता। तो चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो आयोनाइजेशन मुतासर हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है जी। तो एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक है पेप्सिन की और एक है ट्रिप्सिन की। तो पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है जो कि वर्क करता है हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक के अंदर वर्क करता है। तो पेप्सिन जो है वर्किंग इन स्टमक इन एसिडिक मीडियम, कौन से मीडियम में काम करेगा? एसिड वाले मीडियम में काम करेगा। यानी कि पीएच अगर होगी, मैंने अभी कहा पीएच अगर होगी 7 से कम होगी तो वो मीडियम कैसा होगा? एसिड होगा। ठीक है, तो अब एमसीक्यूज भी है, ये किस पीएच पे वर्क करता है? तो वो है जी 1.5 टू 2 पॉइंट्स, इसके ऊपर वर्क करेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज़ ट्रिप्सन। अब इन दोनों का काम होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सन का, टू डाइजेस्ट, हजम करना प्रोटीन को। ठीक है, अब ये कहाँ पे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है स्टमक में, जबकि जो ट्रिप्सन है ये काम कर रहा है इट वर्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर एमसीक्यूज आ गया। ठीक है, तो ये किस मीडियम में काम करता है? इट वर्क इन ना अल्कलाइन, अल्कलाइन या इसको हम कहते हैं बेसिक, बेस। ठीक है, पीएच है 7 to 8, इसके दरमियान में ये मैक्सिमम वर्क करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर। इसके बाद नेक्स्ट है जी विच इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार। तो सबस्ट्रेट हमने कहा था जो एंजाइम के साथ आके एक्ट करता है, एंजाइम जिसके ऊपर जाके एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो डिफाइन करेंगे एन इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो जो हम सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ता जाएगा तो रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। अच्छा जी, अगर क्या हो कि अगर हम इंक्रीज कर दें सबस्ट्रेट के रेट को, सबस्ट्रेट की मिकदार को, और एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें। ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ा दें और एंजाइम की जो मिकदार है उसको कम कर दें। कहते हैं कि एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा होगी और एंजाइम की मिकदार क्या होगी? कम होगी। तो अब ज़्यादा सबस्ट्रेट है, एंजाइम कम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे और बकिया जो सबस्ट्रेट होंगे वो एंजाइम के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। जिस तरह मैंने अभी कहा कि 100 सबस्ट्रेट है, 50 एंजाइम है, तो 50 की एक्टिव साइट के साथ जाकर जुड़ गए और बकिया 50 सबस्ट्रेट रह गया, वो एंजाइम के साथ जुड़ नहीं पा रहे, तो इस अमल को हम कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, कहते हैं सो एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ऑक्यूपाइड, तमाम एक्टिव साइट फुल हो गई। एनी मोर सबस्ट्रेट, अब किसी और सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिल रही। इट डू नॉट फाइंड,
ये ढूंढ नहीं पा रहा, क्या नहीं ढूंढ पा रहा, फ्री एक्टिव साइट। दिस स्टेट इज कॉल्ड, इस स्टेट को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, क्लियर। और इसमें ग्राफ में भी हम इसको देख लेंगे। तो ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है, एक तरफ सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ती जा रही है और सबस्ट्रेट जो ऐड होते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़। तो अब ये सबस्ट्रेट ऐड किए जा रहे हैं एंजाइम की एक्टिव के साथ, एक्टिव साइट के साथ, तो रिएक्शन का रेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि सबस्ट्रेट को और कोई एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं मिल रही, तो अब रिएक्शन तो डिक्रीज होगा, अब जो रिएक्शन है वो उसी स्पीड से आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन विल क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, होप सो ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।